नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। भारत के हम लोग इस समय एक विकट बहस में उलझे हैं। यह बहस देशद्रोह बनाम देशभक्ति की है। राजनीतिक दलों ने, बौद्धिक व मीडिया जमात ने यह बहस बना रखी है कि मेरा राष्ट्रवाद उसके राष्ट्रवाद से अलग हो सकता है। राष्ट्रवाद में निजवाद की जगह है। मतलब 9 फरवरी को यदि छात्रों ने आतंकी अफजल गुरु की बरसी बनाई, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, तो उन्होंने ऐसा निज सोच में किया। यदि किसी ने भारत के 16 टुकड़े करने के भी नारे लगाए हैं तो उसमें बुरा क्या है? नागरिक या कि व्यक्ति को यह आजादी होनी चाहिए कि वह देशभक्ति न माने। जाहिर है सेकुलर बौद्धिक कह रहे हैं कि देश की एकता, अखंडता को लेकर इतना सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। राष्ट्र, उसका राष्ट्रीय गान, उसका राष्ट्रीय झंडा व देश की माटी से व्यक्ति बंधा हुआ नहीं हो सकता। यह दलील भारत के सेकुलर बौद्धिक और मुस्लिम जमात के कई चेहरों में इस सीमा तक है कि क्यों राष्ट्रगान या वंदे मातरम गाया जाए, क्यों तिरंगे के मान सम्मान और स्वाभिमान में बंधे। यदि ऐसा है तब फिर देश का क्या कोई मतलब बनता है? देश को या तो आप मानेंगे या नकारेंगे। भारत और दुनिया के विभिन्न देशों के संविधानों में यदि देशद्रोह कानून है तो इसलिए कि देश नाम की इकाई व्यवस्था जीवन जीने का आधार है। देश है तो समाज व जीवन है। जीवन को अराजकता में नहीं जिया जा सकता। उस नाते हर व्यक्ति की देश चिंता होती है और होनी चाहिए। इस देश की चिंता या भक्ति से ही सेना बनी होती है। सो सोचें, यदि भारत के 16 टुकड़े होने के नारे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में लगे और भारत का बौद्धिक उसे सही माने, तो मुझे, आपको व अपने सैनिकों को इसे किस भाव में लेना चाहिए? क्या देश के टुकड़े, देश से लड़ना, दुश्मन पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगना हमें मंजूर होना चाहिए? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां है। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। कांग्रेस नायब राहुल गांधी की हालत न खुदा मिला न विसाले सनम वाली हो गई है। उन्होंने बड़े जोर शोर से रोहित वेमुला की खुदकुशी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तलबा का मामला उठाया था, लेकिन जब ऐवान में बहस हुई तो बहस छोड़कर चले गए। उन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया। गुज़िश्ता कुछ महीनों से ऐवान में हर मसले पर बोलने वाले राहुल का इन 2 मसलों पर नहीं बोलना जेएनयू के तलबा, बायां महाज की तंजीमों और एनजीओ बिरादरी को अच्छा नहीं लगा है। जेएनयू के तलबा का मानना है कि कांग्रेस के किसी भी दीगर रहनुमा के मुकाबले राहुल के इस मसले पर बोलने का ज्यादा असर होता। उन्हें लग रहा है कि बीजेपी की तशहीर से घबरा कर राहुल ने बहस और उनके मसाइल को बीच में ही छोड़ दिया। कांग्रेस के भी कई रहनुमा का मानना है कि राहुल को इन मामलों में ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। अगर बढ़ गए थे तो उस पर बजीद रहना चाहिए था। वो 2 बार हैदराबाद गए, एक बार जंतर मंतर पर रोहित के खानदान के साथ मुजाहरा किया और एक बार जेएनयू भी गए, लेकिन ऐवान में इन दोनों मसलों पर बहस से नदारद रहे। हैदराबाद से लेकर जेएनयू और जंतर मंतर पर जो सियासत की, उससे बीजेपी को ये कहने का मौका मिला कि वो मुल्क के गद्दारों का साथ दे रहे हैं। तो ऐवान में बहस छोड़ने की जो सियासत की, उससे बीजेपी मुखालिफ स्टूडेंट यूनियन भड़के हैं और कह रहे हैं कि अपनी शबीह की फिक्र में राहुल ने उनके साथ धोखा किया। ऐवान की बहस का फायदा बीजेपी, बायां महाज और बीएसपी ने उठा लिया। कांग्रेस को न माया मिली न राम। इस साल ऐवान बाला के 2 साला इंतखाबात होने वाले हैं। पहले मरहले के लिए 12 नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 5 सूबों की 12 में से सबसे ज्यादा 5 सीटें कांग्रेस की है। उसके बाद सीपीएम की 3 सीटें हैं, अकाली दल बादल और बीजेपी की 2-2 सीटें हैं। इस बार भी सभी 12 सीटें इनके बीच ही तकसीम होनी है। इस बार बीजेपी की 1 सीट कम हो जाएगी तो कांग्रेस की 2 सीटें बढ़ सकती है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की बिमला कश्यप रिटायर हो रही है। इस बार वो सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। राजस्थान से रिटायर हो रहे आनंद शर्मा इस सीट के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वजीर आला वीरभद्र सिंह उनकी बजाय किसी को भी इस सीट से ऐवान बाला भेजने के लिए तैयार हैं। बहरहाल सबसे ज्यादा 5 सीटें पंजाब से खाली हो रही है। इनमें से 1 सीट बीजेपी की, 2 अकाली दल की और 2 कांग्रेस की है। इस बार भी यही तनासुब दोहराया जाएगा, लेकिन कांग्रेस के दोनों चेहरे बदल जाएंगे। केरल की 3 में से 2 सीटें सीपीएम की और 1 कांग्रेस के AK एंटनी की है। इस बार तनासुब पलट जाएगा।
कांग्रेस को 2 और बायां महाज को 1 सीट मिलेगी। सबसे बड़ा घमासान असम में होगा। वहां की दोनों सीटें कांग्रेस के पास है, लेकिन उसके 68 रुकने असेंबली में से 9 छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं। बीजेपी, असम गण परिषद और AIUDF के 44 रुकने असेंबली हैं। इसलिए हिज़्ब इख्तिलाफ 1 सीट लेने की कोशिश कर सकता है। त्रिपुरा की वाहिद सीट CPM के खाते में जाएगी। मगरबी बंगाल में CPM के साथ मफाहमत के बारे में कांग्रेस की तरफ से रस्मी फैसला नहीं किया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि दोनों जमातों के बीच सीटों पर बातचीत शुरू हो चुकी है। CPM के माहिरीन ज़राए का कहना है कि दोनों जमातों के सूबाई रहनुमा एक दूसरे के मजबूत असर वाली सीटों की पहचान कर रहे हैं, ताकि पर्दे के पीछे मफाहमत का फैसला होने पर सीटों की तकसीम में परेशानी का सामना न करना पड़े। बताया जा रहा है कि कांग्रेस 100 या उससे भी कुछ कम सीटों पर ही लड़ेगी और बायां महाज भी 250 से ज्यादा सीटों पर लड़ने की हालत में नहीं है। माना जा रहा है कि कांग्रेस की कोशिश अपनी मौजूदा 44 रुकने असेंबली की तादाद को बचाने की है। बहरहाल दोनों जमातों के दरमियान तशहीर की हिकमत अमली भी बन रही है। कांग्रेस और CPM दोनों ने ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के रुकने असेंबली पर शारदा चिटफंड मामले को लेकर हमला शुरू कर दिया है। अदालत में फिर से अर्जी भी दी जा रही है ताकि इंतखाबात तक इस मामले को उछाला जाए। गुज़िश्ता दिनों कांग्रेस के सूबाई सदर अधीर रंजन चौधरी ने कोलकाता में रैली की, जिसे कामयाब बनाने के लिए CPM ने खूब मेहनत की और उसके कारकुनान इस रैली में शामिल हुए। उनका कहना है कि जमीनी सतह पर दोनों जमातों के दरमियान मफाहमत पक्की हो चुकी है और दोनों के कारकुनान साथ मिलकर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी से लड़ने के लिए तैयार हैं। माना जा रहा है कि दोनों जमातों के कारकुनान को ऊपर से हरी झंडी मिली हुई है। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। आम बजट से पहले पेश इक्तसादी जायजे में हुकूमत ने रवा माली साल में और आइंदा 2-3 सालों में आला शरह तरक्की का अंदाजा पेश किया है। मरकजी वजीर खजाना अरुण जेटली ने बताया है कि मौजूदा माली साल 2015-16 में मुल्क की इक्तसादी तरक्की की शरह 7.6% रहेगी। आइंदा साल के लिए उन्होंने 7 से 7.25% तक शरह तरक्की के रहने का अंदाजा जाहिर किया है और कहा है कि उसके आइंदा 2 साल में शरह तरक्की 8% या उससे ऊपर रहेगी। आज पेश इक्तसादी जायजा रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि कुछ हलकों के तेजी से बढ़ने की वजह से हिंदुस्तान आला शरह तरक्की हासिल करने में मजबूत हुआ है। इक्तसादी जायजे के मुताबिक मौजूदा माली साल में हिंदुस्तान की घरेलू पैदावार में 66% से ज्यादा का हिस्सा सहूलियात देने वाले हलके का रहा है। इक्तसादी जायजे में कहा गया है कि मौजूदा माली साल में सरकारी खसारे का 3.9% का हदफ हासिल किया जा सकता है। काश्तकारों की हालत सुधारने के लिए कहा गया है कि ज़राअत के हलके में बड़े पैमाने पर तब्दीली करने की जरूरत है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में महिषासुर की शहादत का त्योहार मनाने के दौरान किए गए देवी दुर्गा के मामले का ब्यौरा ऐवान में देकर स्मृति ईरानी फंस चुकी है। उन्होंने कल ऐवान में एक पर्चा पढ़कर सुनाया था जिसमें देवी दुर्गा से मुताल्लिक नाकाबिल कबूल कुछ चीजें बताई गई थी। आज ऐवान बाला में कांग्रेस ने ये मसला उठाया और उनसे माफी मांगने का मुतालबा किया। कांग्रेस के नायब रहनुमा आनंद शर्मा ने कहा कि जिन लोगों ने भी ये पर्चा छपवाया है उन्हें हुकूमत गिरफ्तार करे, लेकिन ऐवान में इस तरह की बेइज्जत करने वाली बातें नहीं पढ़नी चाहिए थी। कांग्रेस ने कहा कि जब तक स्मृति ईरानी माफी नहीं मांगेंगी वो ऐवान बाला की कार्रवाई नहीं चलने देगी। हालांकि डिप्टी चेयरमैन PJ कुरियन ने नाजिबाना अल्फाज को कार्रवाई से निकालने का हुक्म दे दिया है। ईरानी ने अपनी सफाई में कहा कि वो खुद दुर्गा की पूजा करती हैं और उन्होंने सिर्फ एक हकीकत ऐवान के सामने रखी है। साबिक मरकजी वजीर दाखिला P चिदम्बरम और उनके दौर में मुल्क के दाखिला सेक्रेटरी रहे GK पिल्लई के मुख्तलिफ मसलों पर दिए बयान से कांग्रेस पार्टी घिर गई है। दूसरी जानिब बीजेपी ने इन दोनों बयानों को लेकर कांग्रेस पर हमला किया है। बीजेपी ने P चिदम्बरम के उस बयान को मुद्दा बनाया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐवान पर हमले के मुलजिम अफजल गुरु को फांसी की सजा देने का फैसला सही तरीके से नहीं किया गया। बीजेपी ने इस पर कांग्रेस से जवाब मांगा है तो दूसरी जानिब कांग्रेस ने इस बयान से दूरी बना ली है।
है। साबिक दाखिला सेक्रेटरी जीके पिल्लई ने गुजरात में 2004 में हुए इशरत जहां एनकाउंटर के मामले में बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि पहले सीबीआई ने इसे सही माना था, लेकिन 2 महीने बाद सियासी दबाव में हलफनामा बदल दिया गया और कहा गया कि ये एनकाउंटर फर्जी था। उस वक्त मरकज में कांग्रेस क़यादत वाली यूपीए की हुकूमत थी। बीजेपी ने इस पर भी कांग्रेस से जवाब मांगा है। कांग्रेस ने जवाब देने की बजाय पिल्लई के बयान की टाइमिंग पर सवाल उठाया है और इल्जाम आयद किया है कि वो बीजेपी की जबान दोहरा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने मुल्क से गद्दारी के मामले में गिरफ्तार जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के सदर कन्हैया कुमार और उमर खालिद व अनिर्बन भट्टाचार्य से पहली बार एक साथ तफ्तीश की है। पुलिस जराये के मुताबिक आरकेपुरम थाने में आज इन तीनों से पूछताछ शुरू हुई और तकरीबन 5 घंटे तक चली। सुबह 10:30 बजे पूछताछ दोबारा शुरू की गई। जराये के मुताबिक तफ्तीश के पहले मरहले में कन्हैया को खालिद और भट्टाचार्य के साथ अलग अलग बैठा कर सवाल जवाब किए गए। दूसरे मरहले में तीनों से एक साथ तफ्तीश की गई। पूछताछ कम से कम 2 टीमें कर रही हैं। उन्होंने दावा किया है कि कन्हैया अब तक इस बात पर कायम है कि वो 9 फरवरी को अपने कमरे से तब बाहर आया था जब उसे अहाते के अंदर प्रोग्राम को लेकर 2 ग्रुपों के दरमियान मुबैना टकराव की बात की इत्तला मिली थी और उसने प्रोग्राम से खुद को अलग कर लिया। जराये ने दावा किया कि खालिद अब तक किसी भी तरह की मुल्क से गद्दारी के नारे में शामिल होने से इनकार कर रहा है। ऐवान ज़ेरी में सदर मोहतरम के खुतबे पर शुक्रिया तजवीज़ को लेकर हो रही बहस के दौरान मरकजी हुकूमत के वज़रा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर हो रहे हमलों पर उनका दिफा किया। तृणमूल कांग्रेस ने मोदी पर जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा कि उनको अक़लियतों के तई हसास होना चाहिए। उन्होंने हरियाणा के जाटों के मुजाहरे पर मोदी की खामोशी पर सवाल उठाया और बिहार असेंबली इंतखाबात के वक्त खास पैकेज के ऐलान के तरीके की मजम्मत करते हुए कहा कि मोदी सूबों में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बक्से में पैसा भर कर लाए हैं। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने इसकी मुखालफत करते हुए कहा कि वजीर आजम के बारे में ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। इसके कुछ ही देर बाद राजीव प्रताप रूडी ने भी कहा कि मुल्क के वजीर आजम के खिलाफ इतनी नफरत भरी जबान में बात करना सही नहीं है। पूरा मुल्क इस बात को देख रहा है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। देशद्रोह का आरोप बहुत संगीन होता है। पुलिस और अदालत को इसमें अनिवार्यतः अपनी प्रक्रिया करनी होगी, पर इसके साथ अभी बहस का जो अखिल भारतीय हल्ला बना हुआ है उसने कुल मिलाकर तो ये माहौल बनाया है कि भारत में कुछ भी हो सकता है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। इस वक्त मुल्क अजीब तरह से उबल रहा है। मुल्क की ऐवान से लेकर कई बड़ी यूनिवर्सिटीज, टेलीविजन चैनलों और सड़कों पर भी मुहिब्बे वतनी को लेकर बहस छिड़ी है। कुछ लोग खुद को मुल्क के दायरे से निकालकर आलमी शख्सियत बनने की छटपटाहट में हैं और उन्हें लग रहा है कि मुल्क का कानून और मौजूदा निजाम उनकी इस ख्वाहिश के रास्ते में रोड़ा बना हुआ है। तो दूसरी जानिब एक बड़ा तबका है जो इस बात से परेशान है कि हिंदुस्तान में टैक्स पेयरों के पैसे से चलाई जा रही यूनिवर्सिटीज में हिंदुस्तान मुखालिफ सरगर्मियां चल रही है। दोनों ही फरीक एक किस्म की शिद्दत पसंदों वाली राय लिए हुए हैं। जिनको आलमी शख्सियत बनना है और सर्वहारा की तहरीक चलानी है, वो तो मुहिब्बे वतनी और मुल्क से गद्दारी के अलग अलग पैमानों को चैलेंज दे रहे हैं। मुल्क से गद्दारी के इल्जाम में गिरफ्तार जेएनयू के तालिब इल्म ने पूछताछ के दौरान पुलिस अफसरान को सबाल्टर्न हिस्ट्री यानी वंचितों की तारीख पर लंबा चौड़ा लेक्चर दे दिया, जिसे बेचारे इंस्पेक्टर सतह के अफसर समझ ही नहीं पाए। यानी एक तरफ तो ऐसी जमात है जो इंसानी उसूलों और दलितों, पसमानदों और कबायलियों के फरोग की बातों के आगे मुहिब्बे वतनी की बात को कुछ नहीं समझते। तभी हैदराबाद में खुदकुशी करने वाले तालिब इल्म रोहित वेमुला की याद में दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रोग्राम का इनकाद किया गया तो भारत माता की जय के नारे लगाने से लोगों को रोका गया और उसकी बजाय जय भीम का नारा लगा। बहरहाल दूसरी और ऐसी जमात है जो अपनी मुहिब्बे वतनी को कौमी झंडे, कौमी नगमे और दीगर कई निशानियों के जरिए जाहिर कर रही है और इन निशानियों को चैलेंज देने वाले हर शख्स को मुल्क का गद्दार साबित कर रही है। इन दोनों शिद्दत पसंद नजरियों के बीच जज्बातों को किनारे रखकर सही ढंग से मुहिब्बे वतनी और मुल्क से गद्दारी को समझने की जरूरत है। ये भी समझना जरूरी है कि चंद निशानियों की इज्जत करना ही मुहिब्बे वतनी नहीं है। कुछ वक्त पहले तक इस मुल्क में अवाम को तिरंगा फहराने का हक नहीं था। अदालत उज़्मा ने हर शख्स को यह हक दिया, लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ तिरंगा फहराने से या पाकिस्तान मुर्दाबाद कह देने से कोई
कोई शख्स मुल्क का गद्दार हो जाएगा? कोई शख्स तिरंगा फहराता हो लेकिन साथ में टैक्स चोरी करता हो, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाता हो, खवातीन की इज्जत न करता हो, तो क्या उसे मुहिब्बे वतन कहा जा सकता है? इसलिए मुहिब्बे वतनी को ऐसी बातों से बांधने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक तो सही है कि मुहिब्बे वतनी किसी निशानियों की मोहताज नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुल्क की सोच में उसकी हदों की खास अहमियत है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के जो तालिब इल्म या तृणमूल कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट सुगाता बोस ने रविंद्रनाथ टैगोर के बहाने मुहिब्बे वतनी की जो मिसाल दी है, उन्हें ये जहन में रखना होगा कि टैगोर ने ही हिंदुस्तान का कौमी नगमा लिखा है, जिसमें उन्होंने मुल्क की सरहदों का ब्यौरा दिया है। अगर आप उन सरहदों को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये मुल्क से गद्दारी कही जाएगी। इसलिए मुहिब्बे वतनी की तमाम मिसालों के बावजूद इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती है कि आप हिंदुस्तान को बर्बाद करने या इसके टुकड़े करने का नारा लगाएं। नजरियाती खुलापन अपनी जगह है और मुल्क की सालमियत अपनी जगह है। नजरियाती खुलेपन के नाम पर मुल्क को तोड़ने या उसे बर्बाद करने की सोच की तशहीर करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है, चाहे वो सोच कहीं भी पनप रही हो, लेकिन वो नजरिया मुल्क की सालमियत को चैलेंज देने वाला नहीं होना चाहिए था। अब एक ब्रेक है, उसके बाद देशभक्ति बनाम देशद्रोह पर चर्चा करेंगे। कैसे भारत के हम लोग यह होने दे सकते हैं कि कश्मीर के पंपोर में आतंकियों से सुरक्षा बल गोलियां खाए और भारत के हम नागरिक अफजल के चेलों से गालियां इस भाषण के साथ सुने कि गालियां देने की हमें आजादी है? क्या राष्ट्र राज्य और उसका अस्तित्व कोई मान सम्मान स्वाभिमान लिए हुए नहीं होता है? होना चाहिए या नहीं? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुब्रत भट्टाचार्य हैं। सुबोध जी, जेएनयू की बहस में जो कि 9 फरवरी की अफजल की बरसी से चालू हुई है, उसमें आप देशभक्ति और देशद्रोह के मामले में क्या व्याख्या करते हैं? देखिए, वो देशभक्ति के स्लोगन तो नहीं थे जी। इस देश में कुछ अजीब सा हो रहा है। अफजल गुरु को फांसी सुप्रीम कोर्ट ने दी। हाँ, उस पर एक मत हो सकता है अलग, पर सुप्रीम कोर्ट को हम चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट चैलेंज हो जाए तो फिर तो पता नहीं हम कहां जाएंगे। इस दौरान एक चीज और भी है, राजीव गांधी के कातिल नंदिनी को 12 घंटे के लिए इसलिए छोड़ा गया ताकि वो अपने पिता की अंत्येष्टि में भाग ले। इस बीच में तमिलनाडु की कई पार्टियां जाके उसको अपनी गोद में लेकर घूमती रही और उन्होंने ये कहा कि नहीं, इसने 20 साल काट लिए जेल में, अब इसको छोड़ दो। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जिसको सजा देती है कुछ सोच समझ के देती है। अगर उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है तो कुछ सोच गई है उसकी। तो इसको चैलेंज करना ये एक बहुत डेंजरस बात चल रही है। और मुझे तो बहुत शर्म आती है, मैं खुद ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के दिल्ली का जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूँ। मुझे बहुत शर्म आती है कि जो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, जो कि 1936 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित एक संस्थान है जिसमें कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट और सब लोग होते थे, कांग्रेसी होते थे, उसका एक नुमाइंदा आज कन्हैया कुमार आज जेल में इसलिए है क्योंकि वो एक अगर वो मूक भी था वहां पर, वो था क्यों? और अगर वो छात्र नेता है तो उसको नेतृत्व दिखाना चाहिए, मूक दर्शक नहीं होना चाहिए। एक दूसरी बात भी मैं कहूंगा, ये जो सारे मुद्दे के ऊपर बात उभर के आती है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पटियाला हाउस के कोर्ट के अंदर जो हुआ उनके साथ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये छात्र राजनीति से अलग हटके मामला, कश्मीर का मामला है, इसके जो डायमेंशन अलग है उस नाते हाँ। देखिए, जेएनयू दिल्ली यूनिवर्सिटी या जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जो छात्र पढ़ने जाते हैं उनको उनकी फीस बहुत कम होती है और सरकार उनकी पढ़ाई के लिए पैसे देती है। तो सरकारी अनुदान से पढ़ने वाले बच्चे अगर देश के खिलाफ बात करें तो बहुत, और ये जेएनयू में सालों साल तक होता रहा है। देखिए, फिर आप ये जेएनयू के अंदर ये जो बौद्धिक जमात तर्क देती है कि ये ऐसा विश्वविद्यालय जहां आजादी होनी चाहिए, अमेरिका के अंदर भी बर्कले यूनिवर्सिटी थी तो वहां वियतनाम को लेकर सरकार के खिलाफ होता था, इस तरह की बातें कि भाई ये इस तरह की हर मतलब जो संविधान में अगर देशद्रोह या अमेरिका में जो होता है उसका डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने सदा अपोज किया है। अमेरिका में जब एंजेला डेविस को, जो कि कम्युनिस्ट नेता थी, उनको अरेस्ट किया गया, सीधे राष्ट्रपति ने कहा कि मैं एफबीआई को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं, यानी कि इससे पहले कि वो कोर्ट में पेश हो,
FBI को उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया, फिर कोर्ट में पता नहीं क्या होता रहा, वो शायद बरी भी हो गई थी। पर ये बात है कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी अमेरिका की डेमोक्रेसी से हटके है। यहाँ पर जो आजादी है वो अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में किसी को कम्युनिस्ट कह दो नहीं, वो भी तो नहीं, और उसको जेल में डाल देते हैं। एक देश यहाँ पर कम्युनिस्ट चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं जी। नहीं, लेकिन एक इतिहास और जो देश की मतलब ये राष्ट्र की बुनावट में कि भाई इसकी एकता, अखंडता या इसके जो सुरक्षा के जो सरोकार है उस सब पर क्या इससे खुली बहस मतलब ये होने देना चाहिए क्या? खुली बहस वहां तक, देखिए आजादी वहां तक सीमित होती है जब तक वो किसी और की आजादी पे आक्षेप न करे। जी। मैं अपने घर में रहता हूँ, आप मेरे पड़ोसी हैं, मैं अपने घर में जो मर्जी करूं, परंतु उसका असर अगर आपको आपके घर तक पहुंचती है और आपको आपत्ति है तो वो मेरी आजादी नहीं है। तो मेरी आजादी वहीं तक, उस नाते समाज की और राष्ट्र की जो आजादी है वो है। देखिए जब देश आजाद हुआ तो कम्युनिस्टों ने कहा ये आजादी झूठी है, ठीक है। RSS ने कहा हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, नागाओं ने कहा हम हिंदुस्तान के अंग हैं ही नहीं। अब ये कम्युनिस्टों को और तमिल ने भी ऐसे कुछ कहा कि हम हिंदुस्तान नहीं है। बाद में होता रहा बहुत राज्यों में। पर तो नेहरू की सरकार ने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी हुई थी, कम्युनिस्टों को और RSS को तर्क से उन्होंने संभाला, और जो नागालैंड और किसी और इलाके में अगर देश की अखंडता के खिलाफ बात हुई तो वहां पर फौज भेज के उसको ठीक कराया, चाहे वो हैदराबाद भी क्यों ना हो, क्योंकि हैदराबाद का निजाम कुछ और कर रहा था। मतलब बहस का मुद्दा नहीं बनने दिया गया, मुद्दा नहीं बनने दिया जाता, क्योंकि देश की जो अखंडता है वो बहस की मुद्दा नहीं हो सकता है। हमारी बौद्धिक आजादी का मतलब ये नहीं है कि हम कहें कि देश के टुकड़े हो जाएं। देशभक्ति, देशद्रोह का जो 1947 या पिछले दशकों में जो भाव था, उसको लेकर लोग जैसा महसूस करते थे, सोचते थे, जो विमर्श था, और आज उसमें बुनियादी फर्क में आप क्या किस तरह फर्क देखते हैं? देखिए हमारे प्रीएम्बल के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो मूल मंत्र है वो क्या कहता है, विचारस्य अभिव्यक्तये आस्था, धर्मस्य उपासनास्य स्वतंत्रता। उर्दू में आजादी, फिक्र, इजहार, अकीद, दीन और इबादत की। इसमें ये आजादी नहीं दी गई है कि देश के टुकड़े करो। मतलब वो ये व्यक्ति की निज आजादी का, विचार का एक अलग कंसेप्ट था। मुझे धर्म को मैं फॉलो कर सकता हूँ, मैं कुछ विचार रख सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। पर वही विचार का जब तत्व आता तो विचार देश के खिलाफ नहीं हो सकती। विचार देश की मानचित्र के खिलाफ नहीं हो सकती। कोई भी देश अगर बहुत सालों से प्रयास किया जा रहा है कि भारत को तोड़ा जाए, अब तो मोदी जी भी कह रहे हैं कि मेरे सरकार के खिलाफ साजिश हो रही है। जब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ये बात बोलते थे तो लोग हंस देते थे। ये हंसी की बात नहीं है। केंद्रीय सरकार के खिलाफ साजिशें होती रहती हैं। तभी अजीब सी बात है कि अचानक देश के अंदर कई जगहों पे आंदोलन हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? एक सरकार चुन के आई है, उसको काम करने दीजिए। पीछे भी हुआ है, फिर से हो रहा है। मतलब इस देश में ये अजीब सी बात है कि हम लोग जो है, जैसे कि दीमक कुरेदता है ना, दीमक कुर्सी को कुरेदता है और कुछ कुर्सी वाले देश को कुरेद रहे हैं। जी सुबोध जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं, या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब सोमवार को फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।